हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हेडिंग। हेडिंग क्या है आज की क्लास का? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो, वेपर प्रेशर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लेते हैं एक चैम्बर। यहां पे हमने एक ले लिया है चैम्बर और इस चैम्बर में हम क्या करेंगे? एक लिक्विड फिल करेंगे। पर वो कैसा लिक्विड होगा? एक वॉलेटाइल लिक्विड होगा। वॉलेटाइल लिक्विड क्यों लिया है? क्योंकि देखो, वॉलेटाइल लिक्विड की टेंडेंसी होती है वो खुद को वेपराइज कर लेता है, खुद को वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। हमने लिया है इसमें एक वेपराइज लिक्विड। ये है लिक्विड। तो लिक्विड की कुछ पार्टिकल सरफेस पे भी रहेंगे। यहाँ पे ये उस लिक्विड की सरफेस है। तो क्या होता है? देखो, यहाँ पे होगा इवापोरेशन और आप सबको पता है कि इवापोरेशन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिना है। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। जितना ज्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे वही वाले मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होंगे। ऐसा नहीं होता कि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स ही इवापोरेट होते हैं क्योंकि इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो क्या होगा यहाँ पे? ये हमने कैसा सब्सटेंस लिया है? वॉलेटाइल। ये वॉलेटाइल लिक्विड है जो खुद को वेपराइज कर लेता है। वेपराइज इटसेल्फ। अब इसने खुद को वेपराइज किया है, मींस इसके जो वेपर्स होंगे वो इसी चैम्बर में रहेंगे। तो हम मान लेते हैं ये है इसके वेपर्स। ये इस वॉलेटाइल लिक्विड के वेपर्स हैं। अब देखो, जब ये वेपर्स अपने ही लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब ये वेपर्स अपने ही लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या होगा? ये जो लिक्विड है, ये जो वेपर है, ये इस लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, ये भी प्रेशर अप्लाई करेगा, ऐसे ये लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई करेगा। तो जब वेपर्स प्रेशर अप्लाई करते हैं अपने ही लिक्विड पे उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर कब तक बनता रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड ना हो जाए। क्योंकि ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है, इसकी टेंडेंसी है कि ये खुद को वेपर में कन्वर्ट कर लेता है। बट कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वेपर में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा। उस पोजीशन को, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब लिक्विड से वेपर नहीं बनेगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, लिक्विड से वेपर बन रहा है लेकिन उसी वक्त वेपर से वापस लिक्विड बन जाएगा। इसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं। दिखने में हमें वो स्टैटिक लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, बट इंटरनली वहां पे रिएक्शन हो रही होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ये जो वेपर है ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं लिक्विड पे, उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। थ्योरी में कैसे लिखेंगे? द प्रेशर create by vapors on its own liquid is known as वेपर प्रेशर। इसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अभी हमने सिर्फ एक लिक्विड लिया था, अब हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कि अगर हमने सॉल्यूट लिया है, सॉल्वेंट लिया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। बट उससे पहले भी एक टर्म देखते हैं कि आखिर ये वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है। ओके,
वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन तो सबसे पहला है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? किसी भी लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वो और जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो वेपर्स क्या करेगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाने से क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, व्हेन वी increase temperature, kinetic energy also increase, kinetic energy also increase between the particles of molecules, between the particles of molecules। जो molecules है, जो हमने लिक्विड लिया था, ये मान लो लिक्विड है, तो इनके बीच में एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो और रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड so more vapor creates and they apply more pressure, hence vapor pressure also increase, hence vapor pressure also increase। तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना भी वेपर प्रेशर अप्लाइड होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, ये था फर्स्ट टेम्परेचर। सेकंड क्या होगा, नेचर ऑफ लिक्विड। सेकंड है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड से क्या मतलब है, जो भी हमने लिक्विड लिया हुआ है उसके जो मॉलिक्यूल्स है अगर आपस में बहुत टाइटली पैक्ड है, उनके बीच का अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसको कितना भी प्रेशर अप्लाई कर ले, कितना भी टेम्परेचर दे दे, वो इजीली क्या करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर वो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर हम जो हमारे पास पार्टिकल्स है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो क्या हो जाएगा, वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो लिक्विड है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड में हम क्या लिखेंगे, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा इफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग देन काइनेटिक एनर्जी इज लो, एंड काइनेटिक एनर्जी लो होगा एंड वेपर is also less, hence vapor pressure डिक्रीज। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कैसा हो जाएगा, वीक, then kinetic energy is high, उनके बीच का kinetic energy high होगा and vapor
volatile, vapor easily volatile and create more vapor pressure. तो ये दोनों क्या थे, इन दोनों पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, पहला टेम्परेचर पे और दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड पे। तो लिक्विड का जो नेचर है वो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक भी हो सकता है। ओके, क्लियर है इतना, नोट डाउन करो। फिर इसके बाद आता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूशन है कोई, देखो हमारे पास अगर सॉल्यूशन है तो उसमें क्या क्या मिक्स होगा, थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसमें क्या क्या होगा, या तो एक हमारे पास सॉल्यूट होता है, एक हमारे पास सॉल्वेंट होता है, उन दोनों को मिक्स करके ही हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूट रहेगा प्लस एक सॉल्वेंट रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, दोनों, चाहे वो सॉल्यूट हो या फिर वो सॉल्वेंट हो, दोनों के दोनों ही हम वोलेटाइल नेचर का ले रहे हैं। सॉल्यूट भी हम यहाँ पे वोलेटाइल ले रहे हैं और जो सॉल्वेंट है वो भी वोलेटाइल नेचर का रहेगा। ठीक है, इसको हम नेम दे रहे हैं सॉल्यूट को कंपोनेंट 1 और इसका हो जाएगा कंपोनेंट 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक चैम्बर लेते हैं और उनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिक्विड को पुट करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि उनके वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस है। ओके, देखो सबसे पहले हमने एक चैम्बर लिया है जिसके अंदर हम कंपोनेंट ए को फिल करेंगे। कंपोनेंट ए क्या है हमारा, सॉल्यूट। इसके अंदर हमने सॉल्यूट फिल कर दिया। जब इसके अंदर सॉल्यूट होगा तो इसके सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, तो ये हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स है। अब सरफेस पे अगर सॉल्यूट है तो जो सरफेस से पार्टिकल्स होंगे वही इवेपोरेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसके क्या हो जाएंगे, वेपर प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूट का। अब देखो क्योंकि हमारे पास इस चैम्बर में सिर्फ सॉल्यूट था तो यहाँ पे जितना भी वेपर प्रेशर बना होगा, जितने भी वेपर बने होंगे, प्योर बना होगा वेपर सॉल्यूट का। ठीक है, और 100% बना होगा, उसमें कोई और दूसरा नहीं होगा। तो ये क्या है, वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉरी ये हमारा सॉल्यूट है, वेपर ऑफ प्योर सॉल्यूट। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P0 A से। ओके, इसके बाद हम क्या लेते हैं, दूसरा चैम्बर लेते हैं जिसमें सॉल्वेंट आएगा। ये दूसरा चैम्बर ले लिया। इस पे अब क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे जो इवेपोरेट होगा, और यहां पे क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट के ही वेपर्स होंगे, प्योर सॉल्वेंट का वेपर। तो इसको क्या लिख देंगे हम, वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, P0
बी से, ठीक है। प्योर वाला याद रखना, प्योर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, प्योर सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी नॉट ए से, और प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम पी नॉट बी से। ये हमारा सॉल्वेंट है। अब देखो, अब हम तीसरा चैम्बर ले रहे हैं। ये हमने तीसरा चैम्बर लिया और अब इस चैम्बर में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है। यहां पे कुछ पार्टिकल्स सॉल्यूट के हैं और कुछ जो पार्टिकल्स रहेंगे वो सॉल्वेंट के रहेंगे। तो सरफेस पे देखो, सरफेस में भी ऐसा ही रहेगा, सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स जो रहेंगे वो सॉल्यूट के होंगे और कुछ पार्टिकल्स सॉल्वेंट के। अब अगर सरफेस पे ही पूरे पार्टिकल्स सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट के नहीं है तो जो वेपर बनेगा वो भी मिक्स ही बनेगा, आधे वेपर सॉल्यूट के होंगे और आधे वेपर सॉल्वेंट के होंगे। यहां पे हम बना लेते हैं और ये कुछ हो जाएगा सॉल्वेंट का। अब देखो, अभी हमने देखा था जब हमने एक चैम्बर में सिर्फ सॉल्यूट लिया तो वहां पे जो वेपर्स बन रहे थे वो प्योर सॉल्यूट के बन रहे थे। जब हमने चैम्बर में सॉल्वेंट लिया तो वहां पे जो वेपर बना वो प्योर सॉल्वेंट का बना। बट इसमें क्या होगा, इसके में जो वेपर बनेगा वो प्योर नहीं बनेगा। इसमें कंट्रीब्यूशन है, किस किस का, सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन है एंड सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन है, बट ये प्योर नहीं होगा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी वो देखते हैं। इसके अंदर हमारा क्या है, वेपर ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। प्योर नहीं है, वहां पे क्या था, वेपर ऑफ प्योर सॉल्यूट, बट यहाँ पे क्या है, वेपर ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। और अगर जब वो प्योर नहीं होता है उसका रिप्रेजेंटेशन हम पी नॉट ए से तो नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं पी ए, सिर्फ हम पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। वही इसमें सॉल्वेंट भी है, तो सॉल्वेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वेपर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, पी बी। प्योर के लिए था पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, वही अगर जब प्योर नहीं है, पार्शियल होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पी ए और पी बी, ठीक है। यहां से देखो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जब प्योर था तब वहां पे जो वेपर बन रहा था वो ज्यादा था, अगर वेपर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेकिन वही जब हमने कंबाइन कर दिया, जब एक सोल्यूशन के अंदर हमने डाल दिया सॉल्यूट को, तब क्या हो गया, वहां पे जो उसका वेपर प्रेशर बना है, जो वेपर्स बने हैं वो क्या होंगे, उसके कंपैरिजन में कम हो गए हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट or solvent is always higher than vapor pressure of solute या फिर solvent in a solution, ठीक है। वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा अगर वो सिंपल है, अकेले एक चैम्बर में है। वही जब हम उसको सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो जो उसकी क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी यहां से कम हो गई है, ठीक है। क्लियर है इतना। इसके बाद क्या है, ये सारी जो ऑब्जर्वेशन जो हम देख रहे हैं वो कोई और भी देख रहा था। कौन, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है राउल्ट्स, ठीक है। उन्होंने ये सारे प्रोसीजर जो देखा, ऑब्जर्व
ऑब्जर्व किया और वहां से उन्होंने एक हमें फॉर्मूला दिया, जैसे हमें डाल्टन ने दिया था। कुछ ऐसा ही था डाल्टन का भी, है ना, जिसमें हमने क्या किया था, गैसेस लिए थे। यहाँ पे हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। डाल्टन ने गैसेस की बात की थी कि पहले एक चैम्बर में एक गैस रखेंगे, फिर दूसरे चैम्बर में दूसरा गैस होगा, फिर तीसरे चैम्बर में तीसरा होगा। तो उनका एक इंडिविजुअलिटी था, बट तीनों गैस को जब हम एक साथ एक चैम्बर में डाल देंगे तो वहां पे अगर हम प्रेशर निकालते हैं तो वहां पे हम वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। ऐसा ही यहाँ पे था, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे था, बट यहाँ पे डाल्टन ने नहीं, हमें राउल्ट्स ने बताया था। राउल्ट्स ने हमें क्या बताया था कि जो प्रेशर होगा, जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के इक्वल होगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, P टोटल इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों कैसे है, एक सोल्यूशन के अंदर मिक्स है, तो हम क्या इसको P नॉट A और P नॉट B लिख सकते हैं, नहीं, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA प्लस PB के बराबर होगा। ये P टोटल क्या है, जो लास्ट वाला चैम्बर बनाया था यहाँ पे, ये जो P टोटल है, इसमें जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो किस किस का है, PA का है और PB का है, ठीक है। तो यहां से राउल्ट्स ने क्या लॉ दिया है, राउल्ट्स लॉ, उन्होंने ये इक्वेशन दी थी, टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और इसके साथ अगर हम इसका सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन देखें तो वो भी किसके बराबर होगा, सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन, वो भी किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि देखो जब मोल फ्रैक्शन आएगा तो प्योर जो सॉल्यूट होगा या फिर प्योर जो सॉल्वेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन जो है वो अपने आप, उसका जो वेपर प्रेशर है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। जो मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन का है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 के बराबर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं PA की बात करूं तो वो इक्वल हो जाएगा P नॉट A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। वही अगर हम PB की बात करें, ये भी प्योर नहीं है, ये कैसा एक सोल्यूशन के अंदर है, तो ये हो जाएगा P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हम क्या लिख सकते हैं, अब फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये बनेगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर है इतना। इसमें हम अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये सब क्या है, ये क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्यूट और ये है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वही पीबी क्या है, प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इतना करने के
बाद ये जो पूरा राउल्ट्स लॉ आया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, राउल्ट्स लॉ। तो इतना के बाद क्या आया, उन्होंने ग्राफ दिया था वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का, वो ग्राफ देखते हैं, क्या है वो ग्राफ। ग्राफ है, यहां पे आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन, और यहां है हमारा वेपर प्रेशर। अब देखो यहां पे हम क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे भी सेम चीज रहेगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो इनिशियली क्या था, हमने प्योर सॉल्यूट लिया है जिसमें हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ये x इज इक्वल टू 1 रहेगा और सॉल्वेंट हमारा 0 रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब हमारे पास ये 10, जब हमारे पास सॉल्यूट प्योर था तो इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो भी ज्यादा बनेगा, हम मान लेते इतना यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर है। पर जैसे धीरे धीरे इसमें मोल फ्रैक्शन ऐड होता जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट हमारा बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही सॉल्यूट की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 हो गया, फिर x इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू 4, फिर सॉल्यूट के लिए 4 है तो सॉल्वेंट का 6 है, फिर सॉल्यूट के लिए 8 है, सॉल्वेंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का 2, सॉल्वेंट का 8, फिर यहाँ पे सॉल्यूट के लिए 0 और सॉल्वेंट का पूरा 10, ठीक है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होते चला जा रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम होते चला जा रहा है और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि जो सॉल्वेंट होगा, सॉरी जो सॉल्यूट होगा उसके जो वेपर्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसका जो वेपर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वहीं अगर यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट में धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट, तो इसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो जाएगा P नॉट B और ये है हमारा P नॉट A, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा टोटल प्रेशर, P टोटल हो जाएगा हमारा PA प्लस PB, ठीक है। ये क्या है, अगर हम 10 में देखें तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट का है और ये सॉरी हमारा सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूट का है, ये इन दोनों का मिक्सचर है सोल्यूशन का, फिर यहाँ पे ये सॉल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का है, ये उन दोनों का P टोटल है। ऐसे ही हम हर पॉइंट्स के लिए निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ हमें दिया था राउल्ट्स ने, ठीक है, नोट करो इसको फटाफट से, क्लियर है। इसके बाद देखो अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे, इतना जो हमने देखा वो हम किसके लिए निकाल रहे थे, लिक्विड के लिए देख रहे थे। अभी तक हमने देखा पेपर किसकी कौन लगा रहा है, सॉल्यूट लगा रहा है या फिर सॉल्वेंट लगा रहा है। अभी तक हम इस लिक्विड की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इस वेपर्स की कि ये जो वेपर है इनका क्या फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो देखो अभी हम मोल फ्रैक्शन देख रहे थे, अब क्या होगा, फिर से एक चैम्बर बना लेते हैं हम, इस चैम्बर में लिक्विड है तो इसके पार्टिकल्स होंगे सरफेस पे। अब पार्टिकल्स है तो क्या होगा, इसके वेपर प्रेशर भी होंगे, ठीक है, वेपर प्रेशर है। तो अब इस वेपर प्रेशर का फ्रैक्शन निकालते हैं। यहाँ पे दो हम लेके चलते हैं, एक सॉल्यूट रहा होगा एक सॉल्वेंट रहा होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वेपर फेज ऑफ सॉल्यूट फ्रैक्शन, और दूसरा क्या हो जाएगा, वेपर फेज
ऑफ सॉल्वेंट फ्रैक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Y सॉल्वेंट एंड ये हो जाएगा हमारा Y सॉल्यूट, WHY, ये वाला Y नहीं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली हम Y सॉल्यूट और Y सॉल्वेंट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये Y सॉल्यूट क्या है, Y सॉल्वेंट क्या है, वो हम देखते हैं। जैसे हमने मोल फ्रैक्शन के लिए देखा था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो मोल फ्रैक्शन का होता है वो 1 के बराबर होता है, यहाँ पे भी Y जो सॉल्यूशन होगा वो पहले तो इक्वल होगा Y ऑफ सॉल्यूट प्लस Y ऑफ सॉल्वेंट के, एंड यहाँ पे भी Y जो सॉल्यूशन है वो 1 के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है अब हमें वो देखना है। तो अगर मुझे YA निकालना है यानी कि वेपर फेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा PA अपॉन P टोटल। वहीं अगर हमें YB निकालना है तो ये क्या हो जाएगा PB अपॉन P टोटल। क्लियर है, यहां से हमारा YA निकल जाएगा यानी कि वेपर फेज निकल जाएगा किसका, सॉल्यूट के लिए, ये है सॉल्यूट के लिए और ये है सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। अब हम यहां से निकाल सकते हैं Y, किस तरीके से निकलेगा, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो जहां पे PA पता है, P टोटल क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, PB क्या है, P टोटल क्या है ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। क्लियर है इतना, ओके। अब देखो इसके बाद इतना करने के बाद क्या है, जो भी टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना लेकिन आप अच्छे से कर लो, और अगर कोई भी डाउट है इतने टॉपिक में कि कैसे हम कैसे मेजर करेंगे कि वो प्योर है कि इम्प्योर है, ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या था, अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन पहले आप इतना प्रिपेयर करो, फिर इसके आगे का और जो भी न्यूमेरिकल होंगे इससे बेस वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि कर पाए, ठीक है। अभी आज की क्लास में जो हमने किया था वो वॉलेटाइल के लिए किया था, स्टार्टिंग में लिखवा दिया था कि हमने सॉल्यूट भी वॉलेटाइल लिया है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल लिया है। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास क्या आएगा, नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है, तो उस पर कैसा इफेक्ट आएगा। ग्राफ इसमें ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन या फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट का एडिशन से अगर किसी भी सॉल्यूट में सॉल्वेंट का एडिशन कर रहे हैं तो उसका जो वेपर फेज है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। और अगर प्योर सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो फिर उसके वेपर फेज कम होते चले जाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान देना है, ग्राफ बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।